तो पिछले क्लास में रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स पेपर के अंतर्गत हमने कुछ टिपिकल टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल इन दिस कंटेक्स्ट लाइक फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, इन्वेस्टमेंट, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आदि के बारे में पढ़ा था। इसमें एक छूट गया था, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। अक्सर आप एक पेपर पढ़ते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो व्हाट इज पोर्टफोलियो? इन बिजनेस फाइनेंस द टर्म पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स combination of diversified financial securities having their specific features of risk and return held by an investor। ध्यान से समझिए, इन बिजनेस फाइनेंस पोर्टफोलियो तो हम लोग कहते हैं, मंत्रालय के संबंध में भी इसको फलाना पोर्टफोलियो मिला है, उसको चिलाना पोर्टफोलियो मिला है, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो का अलग अर्थ होता है। यहाँ हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एज ए टॉपिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस समझना है, इसीलिए हमने स्पेसिफाई कर दिया। इन बिजनेस फाइनेंस द टर्म पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स combination of diversified financial securities and financial products having their specific features in sense of their risk and return which is held by an investors। एक इन्वेस्टर के द्वारा डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज यानी इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो, अलग अलग कंपनी का शेयर हो, सारे सिक्योरिटीज का कॉमन फीचर नहीं हो करके अलग अलग हो। किसी में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, किसी में रिटर्न भी कम है, ज़्यादा सेफेस्ट है, हो सकता है। रिस्क और रिटर्न हर एक इन्वेस्टमेंट यूनिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो रिस्क रिटर्न के सेंस में उन सबों का अलग अलग फीचर वाले शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशंस को हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जो किसी इन्वेस्टर के पास होता है, यानी इन्वेस्टर खरीदा होता है उसको। यानी इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट कॉरपोरेट हाउस एंड इशूइंग एजेंसी को खरीद रखा है, जिसका डिफरेंट फीचर्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिस्क एंड रिटर्न। उस ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज को, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज को पोर्टफोलियो कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ रुपया टाटा लिमिटेड के इक्विटी शेयर में, कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे लगाया हुआ है, कोई फ्लैक्सी बॉन्ड्स पे लगाया हुआ है, कुछ LIC प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, कुछ GIC प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर में लगाया हुआ है। इस तरह से अलग अलग टाइप का जो शेयर, सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यानी मिक्सचर है जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मिक्सचर इन द सेंस क्योंकि सभी का कॉमन फीचर नहीं है, रिस्क और रिटर्न के मामले में सब अलग अलग मायने रखता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। इज इट क्लियर? खैर, टिपिकल टर्म्स हो गया। अब हम लोग अपने सिलेबस पेपर पे आए। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें रिस्क मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, नाम ही है रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट समझने से पहले हम लोग रिस्क को समझे कि यहाँ पे रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का लिटरल मीनिंग जोखिम होता है। यहाँ मीनिंग ऑफ रिस्क में एक जनरल रिस्क का मतलब हम लोग जोखिम बोलते हैं। तो इन जनरल मीनिंग रिस्क इम्प्लाइज पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन अटेनमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। किसी भी व्यक्ति को का जो प्री डिटर्मिन्ड गोल होता है, पहले से निर्धारित जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के प्राप्ति में दिखने वाला खतरा, जो संभावित खतरा दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्क।
यानी पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन अटेनमेंट ऑफ दैट वेरी गोल, है ना। ठीक ऐसा ही कुछ, जैसे हमको यहाँ से पटना जाना है, तो पटना जाना है, एज यूजुअल जाते रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण डिस्टरबेंस है, हो सकता है स्ट्राइक के कारण डिस्टरबेंस है, कोई जो है सो आंदोलन चल रहा है किसी तरह का पॉलिटिकल, तो उसके कारण डिस्टरबेंस है। ऐसे में रिस्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पटना जाने में रिस्क है, हो सकता है हम पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए, क्यों, तो आंदोलन चल रहा यानी नॉन अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमिन गोल। हमारा प्री डिटरमिन गोल क्या है, हम पटना पहुंचना, और उसमें न पहुंच पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो रुकावटें दिख रही है, उसको हम रिस्क कहेंगे जाने में। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसा ही जो बिजनेस फाइनेंस की बात जब हम करते हैं, सो फार एज बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न, हेयर द टर्म रिस्क implies or represents the possibility of loss in expected return from an investment due to variation in all economic and non-economic factors, external and internal factors of a business entity। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टर किसी भी सो फार एज बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न, जब हम बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत रिस्क टर्म का बात करते हैं, तो यहाँ रिस्क का तात्पर्य, रिस्क का मतलब लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का फंड किसी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगाता है, डिप्लॉय करता है अपना फंड, तो उसका एक्सपेक्टेशन रेगुलर इनकम के रूप में या तो डिविडेंड, इंटरेस्ट, अदर रिसिप्ट्स होगा, या तथा जब मैच्योरिटी पे उसका रिडेम्पशन होगा या उस एसेट को हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, तो उस पर होने वाला, बेचने पे होने वाला प्रॉफिट, जिसको कैपिटल गेन फॉर्म में हमने कल बताया था, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के मिलने में जो लॉस दिख रहा है कि हम जितना सोचे थे उस एक्सपेक्टेशन से कम मिल पा रहा है, मिलने की संभावना दिख रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो कहने के तौर पर पॉसिबिलिटी ऑफ loss in expected return, risk represent possibility of loss in expected return from an investment due to different circumstances, different changes, economic and non-economic changes, political changes, government policy, change in government policy हो सकता है, change in interest rate हो सकता है, चेंज इन मार्केट सेंटीमेंट्स हो सकता है, सोशल ट्रेंड हो सकता है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये संभावना दिख रही है कि जो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स ने रखा था उस से इनकम और गेन प्राप्त करने का, वो मिलने की संभावना कम है। लेकिन यहाँ याद रखिए, रिस्क और अनसर्टेनिटी में फ़र्क होता है। अनसर्टेनिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। आप पटना जा रहे हो, सोच रहे हो 3 घंटा में तो पहुंच ही जाए, हो सकता है 1-1.5 घंटा में पहुंच जाओ, ये अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी हुआ। नॉर्मली अगर 40 के स्पीड में गाड़ी जाती है तो 80 किलोमीटर कवरेज 2 आवर्स में होना चाहिए, तो आप 2.5 से 3 घंटा जाम वगैरह को सोच करके जाते हो, लेकिन हो सकता है 1.5 घंटा में ही कहीं पे जाम जो कि नहीं मिला और आप पहुंच गए, आवश्यकता से कम ही समय लगा आपको। यह भी संभव है कि 6 घंटे जाम में आप पकड़ा जाओ, शाम को पहुंचो सवेरे चल के। तो इस तरह का जो पॉसिबिलिटी है उसको अनसर्टेनिटी, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट रिस्क में बी क्वांटिफाइड, रिस्क कैन बी क्वांटिफाइड।
दैट्स वाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमेशा दोनों हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है, जबकि रिस्क हमेशा निगेटिव होता है। ओके, तो बिजनेस रिस्क रिप्रेजेंट्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर? अब हम लोग टाइप ऑफ रिस्क्स देखेंगे। तो आपने देखा रिस्क रिप्रेजेंट्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स थ्रू एन इन्वेस्टमेंट, आइदर फिजिकल इन्वेस्टमेंट और financial investments. Here I am talking about financial investments. So these risks are broadly classified into two types of risk: systematic risk और unsystematic risk. Systematic risk and ध्यान से सुनिए, systematic risk जो सिस्टम वाइड फैक्टर से प्रभावित होता है। का गौर कीजिए, ये जो डिफरेंट चेंजेस और वेरिएशन के कारण ही रिस्क उपजता है। जैसे आप अभी यहाँ से कॉलेज के तरफ जा रहे हो और अचानक से कोई डिस्टरबेंस होगा रास्ते में, आंदोलन के वजह से, या गुमती बंद हो जाएगा, टूट जाएगा, ट्रेन वहाँ पे आके गड़बड़ हो जाएगा जो आप पार नहीं कर सकते हो, तो जहाँ 2 मिनट का वक्त या 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए आपको ज़्यादा लगेगा या आप पहुँच नहीं पाओगे। तो इस प्रकार के जो सिचुएशन होता है उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। लेकिन आप जब जानते हो कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, होता है, जब नियमित रूप में ऐसा है, सडन नहीं है, तो वो रिस्क है। तो वो रिस्क आप को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट 20 मिनट जितना गुमती पे समय लगता है उसे ज़्यादा लेके ही आप चलोगे, ताकि पहुंचना तो निश्चित है कॉलेज टाइम पे, है ये नहीं? वही चीज़ है, जो क्वांटिफाई हो सकता है वो रिस्क है, जो क्वांटिफाई नहीं होता, कैलकुलेटेड नहीं हो सकता, जिसके बारे में हम श्योर हो के प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। वो फेवरेबल अनफेवरेबल कल भी चर्चा हमने किया था। तो अब ये रिस्क जो है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक में एक माइक्रो लेवल पे जो वेरिएशन आता है, एक मैक्रो लेवल पे वेरिएशन आता है। एक फर्म के अंदर के इन्वायरमेंट को के कारण क्रिएट होता है रिस्क, एक ओवरऑल कंट्री, वर्ल्ड आदि के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, अदर इन्वायरमेंट्स के वेरिएशन आने से जो रिस्क क्रिएट होता है। तो यहाँ चूँकि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडियन करेंसी कंट्री में का जो इकोनॉमी है उसमें चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज आएगा कंट्री वाइड। तो ये बड़े सूक्ष्म लेवल पर, यानी विस्तृत लेवल पर, माइक्रो लेवल पर आप देखें तो ये इंडियन पूरा इकोनॉमी के कारण, इन्वायरमेंट के कारण, सोशल ट्रेंड के कारण जो चेंज होगा वह सिस्टम वाइज फैक्टर कहलाता है। बिकॉज दिस इन्वायरमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और दीज चेंजेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इन्वेस्टर और फर्म और इंडस्ट्री। While unsystematic risk is that risk which is caused by internal environment or internal factors of the organization, such as operating risk, है ना? आप बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, आप इंटरनल इन्वायरमेंट को आप कह सकते हो, मैनेजरियल इन्वायरमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटीज, मैनेजिंग एबिलिटी, ये तमाम चीज़ जो है, अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेयरनेस, इन तमाम कारणों से जो रिस्क पैदा होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल। दैट कैन बी कंट्रोल्ड। दैट्स व्हाई आई हैव डिफाइनिंग इट risk caused by internal environmental factor of the business entity is referred as unsystematic risk, and it can be controlled by
क्रिएटिंग अवेयरनेस। ओके, तो अवेयरनेस को बढ़ा के हम सब चीज़ के प्रति, कॉस्ट के प्रति कॉन्शियस रहें, एक्स्ट्रावेगेंसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम रैकलेसनेसली हम उस चीज़ को हैंडल करते हैं, डीलिंग्स फाइनेंशियल बिहेवियर को हैंडल करते हैं, तो उससे जो बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनसिस्टमेटिक रिस्क। और सिस्टमेटिक रिस्क यानी कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल चेंज के कारण रिस्क क्रिएट होता है उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, और दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल बाय एनी वन इन्वेस्टर और कंट्रोल बाय इन्वेस्टर्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स। क्लियर? तो सिस्टमेटिक रिस्क तीन प्रकार का है, एक मार्केट रिस्क, दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क और इन्फ्लेशन रेट रिस्क। ये इन्वायरमेंट का मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से भी है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करेगा? तो पॉलिटिक्स में अगर क्राइसिस आता है तो सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं तो सोच का फर्क होता है, जिसके कारण पॉलिसी बदलती है। इन सब का असर इकोनॉमी पे पड़ता है, ट्रेड पर पड़ता है, बिजनेस एक्टिविटीज पर पड़ता है। तो इन तमाम इन्वायरमेंट में चेंज जो किसी एक इन्वेस्टर के बाहर का है, कैपेसिटी का, बियॉन्ड कैपेसिटी है, इसीलिए मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क किसी एक कंपनी द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? नेवर। और इन्फ्लेशन रेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको सिस्टमेटिक, द रिस्क विच इज कॉज्ड बाय सिस्टम वाइड फैक्टर्स। अब इंडिविजुअली हम लोग जाने मार्केट रिस्क क्या है। मार्केट रिस्क इज वन ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क, type of systematic risk which affects mostly the ownership security in the traded in the market। यानी ऑनरशिप सिक्योरिटी का मतलब जो मार्केट सेंटिमेंट के वजह से, मार्केट ट्रेंड्स में चेंज आने के वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। और इसका प्रभाव ज़्यादातर शेयर्स पे पड़ता है, ऑनरशिप सिक्योरिटी पर पड़ता है, यानी प्रेफरेंस शेयर्स पर, इक्विटी शेयर्स पर पड़ता है। जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पाने वाला डिवेंचर्स, बॉन्ड्स आदि अदर सिक्योरिटीज है उस पर रेयरली पड़ता है मार्केट रिस्क का इम्पैक्ट। तो मार्केट रिस्क शेयर्स पर पड़ता है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट चेंज होता है, किसी कारण से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो फिर वास्तविक तथ्य से अलग हट के वो जो है रिफ्लेक्ट होता है मार्केट में रिस्क। जैसे अगर मार्केट का सेंटीमेंट कह रहा है कि सारा प्राइस, सारे शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, चाहे कंपनी का किसी कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर है तो बढ़ रहा है, तो वो तो एक लॉजिक है। और जिस किसी का बहुत संतोषजनक नहीं है उसका भी प्राइस बढ़ रहा है शेयर का, परफॉर्मेंस अच्छा न होने के बाद, सेटिस्फैक्ट्री न होने के बाद। तो ये क्या बता रहा है? जनरल ट्रेंड है जो अपवार्ड जा रहा है प्राइस लेवल। तो इस फेज को क्या कहा जाता है? इस ट्रेंड को क्या कहा जाता है? बुलिश ट्रेंड, है ना? तेजी, बुल माने सांड होता है, सांड बैल को देखिएगा हम गर्दन उठा के चलता है, वो झुका के नहीं चलता। और दूसरा, अगर फॉल लगा, सभी शेयर्स में फॉल इन प्राइस है, तो वो ट्रेंड क्या बताता है? शरीर अधिकतर शेयर का मूल्य घट रहा है तो वो दिखाता है बियरिश। भालू हमेशा डाउनवर्ड अपने मुंह को रखता है, गर्दन को रखता है। तो इसको दो तरह से तेजरिया मंदरिया आप कह सकते हो। तेजी है व्यापार में और मंदी है। तो इसका एक बड़ा फैक्टर जो होता है वह वैसे लॉस ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट्स द प्राइसेज ऑफ शेयर्स। You may say demand and supply position of the shares। अगर डिमांड ज़्यादा है किसी शेयर का, स्वाभाविक है प्राइस खाएगा वह सप्लाई के तुलना में। तो ये सब बातें हैं, लेकिन डिमांड होगा ही क्यों ज़्यादा, तो प्राइस में तेजी आएगी। तो लोग सोचेगा कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य में हमारा प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम प्रॉफिट रीप कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इस दशा में, लेकिन इसका पीछे लॉजिक कारण क्या होता है? तो कभी तो
टेम्पररी रीजन होता है कि मार्केट में थोड़ा सा फेवरेबल उस कंपनी, किसी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी का, चाहे वह फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो चाहे वह अदर सेक्टर्स हो, उसका अगर फेवरेबल रिजल्ट आने लगता है, अच्छा रिजल्ट आने लगता है, तो लोगों का, इन्वेस्टर्स का कंसंट्रेशन उस तरफ अट्रैक्शन होता है और अपना फंड वो अपने सेविंग्स को उसी प्रकार के शेयर्स में लगाना चाहते हैं। नतीजा उसका प्राइस, डिमांड बढ़ता है। डिमांड, अब आपके पास शेयर है, अब दूसरा कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीदना चाहता है तो आप भी तो खरीदना चाहोगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, तो आप क्यों बेचोगे? यानी सप्लाई रुक जाता है और डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस हाइक होता है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है जब इकोनॉमी एक्सपैंड हो रहा। अभी अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 ट्रिलियन को बढ़ा करके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाना है इंडिया को। खैर ये ड्रीम कब पूरा होगा, ये कोरोना के डिस्टर्बेंस के वजह से। तो इस तरह के इकोनॉमी जब एक्सपैंड कर रहा होता है तो मार्केट में तेजी आती है। इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि बीजेपी के रीजन में प्राइस हाइक सेंसेक्स में हमेशा उछाल रहता है। इतने एडवर्सिटीज़ के बावजूद सेंसेक्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट रिस्क में आ जाए हम लोग। इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क जो है, यह भी एक सिस्टमेटिक रिस्क का टाइप है और ये मोस्टली डिवेंचर्स, बॉन्ड्स यानी डेब्ट सिक्योरिटीज को, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज को प्रभावित करता है प्राइस को। उसका कारण है, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन इकोनॉमी या मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आने के कारण कंट्री का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, कभी रेपो रेट घटा दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ता है। तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है और जिस डिवेंचर में वो पैसा इन्वेस्टर्स पहले से लगा चुके हैं उसका तो फिक्स्ड है। सपोज कीजिए 10% डिवेंचर्स में हम इन्वेस्टर्स लोग पैसा किसी कंपनी में लगाए हुए हैं, तो 10% इंटरेस्ट मिलना हमको तय है। लेकिन क्या हुआ ना कि मार्केट रेट इंटरेस्ट का घट गया, तो हमारे पास तो कूपन 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, तो हमें तो 10% मिलेगा। सपोज कीजिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो 1 लाख पे 10% से 10,000 एनुअली इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है हमको, लेकिन मार्केट रेट घट चुका है। तो अभी न्यू इन्वेस्टर्स जो है अगर देखता है कि हम आज के डेट में मार्केट रेट बहुत लो है, अगर हम इस नए सिक्योरिटीज में ऑफर्स में लगाएंगे तो उसका लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो पुराने वाले जो फिक्स्ड रेट है जिसका ज़्यादा है उसमें उसके तरफ उनका डिमांड बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरे कंट्री में जहाँ रेपो रेट कम हुआ, विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो गया है, तो जहाँ हायर मिलेगा वहाँ जाके वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो अगर अमेरिका के तुलना में इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो वहाँ से फंड क्विट करके इंडिया में इन्वेस्टेड होगा। नतीजा जो है डिमांड बढ़ेगा उस सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी का जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट में आने वाले वेरिएशन की वजह से प्रभाव पड़ता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर। मैंने कभी नहीं कहा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से केवल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ज़्यादातर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मतलब दूसरे किसी सिक्योरिटी पे नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचें। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन प्राइस लेवल को प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन की वजह से मुद्रा का जो, मनी का जो परचेजिंग पावर है वह घट जाता है करेंसी का। तो जब परचेजिंग पावर घटेगा तो क्या हाल होगा? जो शेयर आज आप डिवेंचर खरीद रखे हैं 10% का, तो 10% का आपने खरीदा 1 लाख रुपए का, तो 10,000 इंटरेस्ट 1 साल के बाद मिलेगा। जबकि इन्फ्लेशन रेट अगर 8% है, तो 8% है, इसका मतलब है कि 1 साल बाद जो आपको वो 1,08,000 रुपया वैल्यू होगा, 1 साल बाद जो 1,08,000 है उसका अभी वैल्यू 1 लाख है, तो आपको 2,000 ही रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि पैसा आज आप लगाए हो और उसका रिटर्न कब मिल रहा है?
1 साल के बाद। तो 8000 तो ऐसे ही मार्केट सेंटीमेंट कहता है, इन्फ्लेशन रेट कहता है कि 8000 उसका वैल्यू बढ़ जाएगा 1 साल के बाद। तो आपने जो इस सिक्योरिटी में 10,000 के लिए लगाया तो सरप्लस तो आपको 20,000 मिल पा रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट 1,08,000 है, उस पर निकाल के देखिए 10% नहीं मिल रहा, आपका रेट ऑफ रिटर्न घट गया। तो इन्फ्लेशन के वजह से भी रेट ऑफ रिटर्न घट जाता है, और जिसके कारण इन्वेस्टर्स अपना दूसरा बेटर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे सेल्स बढ़ जाएगा उस सिक्योरिटी का जिसके साथ ये प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, और डिमांड तो घटना ही है, सब कोई बेच के निकलना चाहेगा, नतीजा जो है जिधर अट्रैक्शन हो रहा उसका प्राइस बढ़ेगा और इसका प्राइस घटेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है मार्केट का, उसका बहुत सारे कारण हैं, केवल इकोनॉमिक कारण भी नहीं होता है, अदर कारण डिमांड सप्लाई फोर्स जो क्रिएट कर दिया जाता है, स्पेकुलेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे हैं, जिनके कारण भी मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। अब आइए अनसिस्टमेटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को 2 पार्ट में बताया गया, तो इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करें, ज़्यादा बेहतर है। ओके हाँ, होमवर्क में इसका जो जितना भी डिटेलिंग किया गया बेहतर है कि आप अपने से पर्सनल लेवल पे उसका नोट्स तैयार कर लें, बार बार पॉज करें, सुनें और नोट्स को ड्रॉ कर लें कि क्या क्या लिखना है इस चीज़ में।